Hello friends, myself Mayank Srivastava from Mechanical Engineering branch of Ambalika Institute of Management and Technology, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कंपोजिट्स क्या होते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, क्रिस्टल किसे बोलते हैं, क्रिस्टल कैसे बनता है, लैटिस क्या वर्ड होता है। तो ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले। एक्चुअली यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमको मिली वो दो ही फॉर्म में मिली, एक होता है आपका मैटर और दूसरा होता है आपका एनर्जी। तो मैटर क्या होता है, मैटर में आपका आ जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और एनर्जी में आता है आपका जैसे थर्मल एनर्जी हो गई और बाकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। तो ये सारे एनर्जीज़ के पार्ट आते हैं। अब जो आपको मिला सॉलिड मिला, अब सॉलिड का अलग क्रिस्टल होगा, लिक्विड का अलग क्रिस्टल होगा और गैस का अलग क्रिस्टल होगा। एटम्स की जो बॉन्डिंग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ये फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। अब जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपके एटम्स काफ़ी पास पास होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, तो ऐसे एटम्स को आप सॉलिड कहते हैं, हार्ड मटेरियल होता है। लिक्विड की बात करें, अगर आप टेम्परेचर देते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वही सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होता है। ये जब हम आपको आयरन कार्बन डायग्राम बताएंगे या फेज डायग्राम पढ़ाएंगे आगे की यूनिट्स में, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कितना टेम्परेचर दें तो कितना फेस चेंज होगा, कौन सा मटेरियल कितने टेम्परेचर के बाद डिफॉर्म होना शुरू होगा, कब अपना प्लास्टिक सिटी रीजन को फॉर्म करेगा, कब इलास्टिक रीजन से बाहर जाएगा। तो ये बेसिक टर्म्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। अब बात आती है एटम्स। एटम्स क्या होता है कि एटम्स से ही मिलकर के आपके क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल बनाने के लिए, अब जैसे एक क्रिस्टल बना या कोई भी मटेरियल आपका बनता है, तो अगर आप उसको जूम करके सॉफ्टवेयर पे देखोगे, आपको अगर एक सॉलिड दिख रहा है तो वो लगेगा कि एक मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन जब आप उसको जूम करोगे तो सेवरल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कंबाइन होकर के एक लैटिस फॉर्म करते हैं और सेवरल टाइम्स ऑफ लैटिस कंबाइंड होकर के एक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। तो उस मटेरियल को समझने के लिए, उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको आगे इस लेक्चर में समझना पड़ेगा कि उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती हैं, कौन कौन सी टर्मोलॉजीज़ यूज होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मटेरियल है आपका कंपोजिट्स। अब बात आती है कंपोजिट की। जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा मेटल क्या होता है, एलॉय क्या होता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं, आपको बताया थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और एक मोनोमर्स, ये सारे पॉलीमर्स में आते हैं। अब बात आती है कंपोजिट की। कंपोजिट का आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। क्या यूटिलाइजेशन है? क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये अनआइसोट्रॉपिक होता है। अब बात आती है अनआइसोट्रॉपिक क्या चीज़ होता है। एक्चुअली कोई भी कंपोनेंट अगर कहीं पर भी मशीनरी इक्विपमेंट में यूज हो रहा है तो उसमें एक ही डायरेक्शन में इक्वल फोर्स नहीं लगता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लगता है, अलग अलग स्ट्रेंथ की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो कंपोजिट मटेरियल जो होता है अनआइसोट्रॉपिक होता है। अनआइसोट्रॉपिक की यही टर्मिनोलॉजी होती है कि हर डायरेक्शन, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, कहीं पर भी कंपोनेंट लगा हुआ है तो उसके हर एक्सिस पे अलग अलग स्ट्रेंथ आएगी, अलग अलग स्ट्रेंथ की हमको ज़रूरत होगी। तो कंपोजिट का क्या यूज हुआ, इंजीनियर्स ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप करा जो कि कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मतलब मींस कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ सेवरल मटेरियल्स। तो ऐसा मटेरियल बनाओ जिसमें कि जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा मटेरियल दे दो, या वैसे मटेरियल की क्वालिटीज़ ला करके उसमें इनबिल्ड कर दो जिस एरिया में ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। भाई मटेरियल तो आपका एक है, अब लेकिन उसमें मान लो एक्स एक्सिस में ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा लोड लग रहा है तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। तो कंपोजिशन ऐसा करो कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है स्ट्रेंथ की, वो ऐसा मटेरियल उस जगह पे दो कि एक्स एक्सिस में ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए या ज़्यादा स्ट्रेंथ वो बियर करने की कैपेसिटी हो उसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपोजिट का। फ़ायदा क्या होता है, अब मान लीजिए कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ बनाना है और वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आपने क्या करा, यूनिफॉर्म में पूरा मटेरियल ज़्यादा दे दिया। अब जब ज़्यादा मटेरियल दे दिया या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दिया कि हाँ चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड कर लो और इतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया
एरिया दे दो कि फेल्योर के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स या रिसर्चर्स जो यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, मतलब कि चीज़ें कम लगे हमारी, ऑप्टिमाइज हो जाए। और एक वर्ड होता है टोपोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है, मटेरियल कई जगह से कट कर देते हैं, जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत वहाँ पे दिए, जहाँ ज़रूरत नहीं मटेरियल का वेट कम कर दिए। अब कई एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे आप का चेयर है, अब आप देखो आज की डेट में प्लास्टिक की जो चल रही है उसमें आप देखो कट सेक्शन बना देते हैं। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मटेरियल हमारा बचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं देना है, आपको स्ट्रेंथ भी प्रॉपर देना है। तो वो चीज़ें कैसे कर पाओगे आप, जब आपको मटेरियल का नॉलेज होगा और आपको अनआइसोट्रॉपिक के बारे में पता होगा कि अनआइसोट्रॉपिक क्या चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर स्ट्रेंथ देना है, अनआइसोट्रॉपिक का सेम मतलब ये है कि हर डायरेक्शन में अलग अलग लोड आएगा, क्योंकि कंपोनेंट कहीं पे भी रखा जाएगा, जहाँ पर भी यूज करेंगे उसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोड आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आइसेंट्रोपिक की अगर बात करें, उसमें क्या होता है, हर डायरेक्शन, मान लीजिए ये आपका कंपोनेंट है, अब इसको ऐसे तोड़ रहे हो तब भी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से भी तोड़ रहे हो तब भी 2 न्यूटन का लग रहा है। तो ये आइसेंट्रोपिक क्वालिटी है। अब इस केस में अगर इस तरह का कोई मटेरियल बनाना होगा तो उसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा समझना पड़ेगा कि सारे मटेरियल में अगर इक्वल लोड आ रहा है तो जो भी मटेरियल होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, एक प्रॉपर वे में दोगे। लेकिन अगर उसकी बात करते हैं अनआइसोट्रॉपिक की, तो वहाँ ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पर अच्छा कंपोजिशन मिलाना पड़ेगा, जिसकी क्वालिटीज़ आपकी स्ट्रेंथ को बियर करने की हो। तो ये होता है आपका कंपोजिट मटेरियल्स आल्सो कॉल्ड एज ए कंपोजिशन ऑफ मटेरियल और सॉर्टेड एज ए कंपोजिट्स। कंपोजिशन ऑफ मटेरियल को कंपोजिट कहा जाता है। आर मटेरियल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल एंड सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल का एडिशन होता है, लेकिन उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाए, सेम होंगी। अगर सेम होंगी तो फिर ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए जब आप उनको कंबाइन करते हो तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि कंपोजिशन या कंपोजिट मटेरियल का इम्पॉर्टेंस ये होता है कि सिंगल मटेरियल जो होता है वो इतना इंडिविजुअली, इतना मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअली इतना अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाता है जितना वो कंपोजिट के साथ या मटेरियल के साथ मिल करके करता है। तो इसीलिए आप कंपोजिट मटेरियल का यूज करते हैं। आगे और एग्जांपल्स में आपको समझाते हैं। जैसे ये है मटेरियल यूज्ड इन द बोइंग 787। तो इसमें जो है आप देखिए यहाँ पर कार्बन लैमिनेट यूज करा गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टर्म है, अगर आप देखेंगे ये वाला डायग्राम, इसमें कंपोजिट जो है 50% यूज करा गया। 50% कंपोजिट मटेरियल यूज करा गया और बाकी अदर जो है 5%, स्टील 10%, टिटेनियम 15% और एल्युमिनियम 20%। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कंपोजिट का। क्यों 50% यूज करा गया? अब देखिए ये डार्क ब्लू कलर जो शो कर रहा है यहाँ पर इस बॉडी पे, यहाँ पर क्या है, आपका एयर का प्रेशर आएगा जब ये फ्लाइट मूव करेगा एयर में। तो इसमें जब आपका प्रेशर आएगा तो हर जगह पे अलग अलग होगा। अब यहाँ पर कुछ अलग होगा, इस जगह पे कुछ अलग होगा, इस जगह पे कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर अगर आप सेम मटेरियल यूज करेंगे तो आपको डिजायर्ड क्वालिटी या डिजायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आइसेंट्रोपिक चाहिए। हर डायरेक्शन पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन पे अलग अलग लोड आ गया। तो उस चीज़ को बियर करने के लिए स्टूडेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कंपोजिट मटेरियल यूज करें। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल यूज करा गया, कार्बन लैमिनेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये सेकंड जो है लाइट ब्लू, कार्बन सैंडविच, फाइबर ग्लास, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम स्टील और टिटेनियम पाइलॉन्स। तो ये जो चीज़ें आपकी यूज करी गई हैं, ये सारा अगर देखा जाए आपका कंपोजिट मटेरियल्स है, एलॉइंग एलिमेंट्स है। कोई भी प्योर मेटल या बेस मेटल लेकर के नहीं करा गया है, सब में एलॉइंग एलिमेंट यूज करा गया है या कंपोजिट्स आपके यूज करे गए हैं। जैसे अब ग्लास की बात कर लें इसके, अब ग्लास पे अलग प्रेशर आता है। आप सोचिए जो आप कार ड्राइव करते हैं तो उसका जो भी सामने का विंड स्क्रीन होती है उसमें जो भी प्रेशर आता है तो उसमें टफनेस की क्वालिटीज़ मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन वही क्वालिटी अगर आपको यहाँ पे करना है तो और अच्छा कंपोजिट यूज करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो उस चीज़ों के लिए आपको कंपोजिट मटेरियल आप
यूज करते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम क्या होता है, लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है। अब आप सोचो एरोप्लेन की अगर कंडीशन समझा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यही होता है कि उसको कितना लाइट इन वेट आप बना सकते हैं, कितना हल्का बना सकते हैं। तो लाइट इन वेट के लिए आपने एल्युमिनियम यूज करा। अब एल्युमिनियम में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए और भी चीज़ें आप उसमें ऐड करते हैं, तो वो एल्युमिनियम एलॉय आ जाएगा या एल्युमिनियम एलॉइंग एलिमेंट्स कहलाएगा। तो जितना भी स्ट्रेंथ भी मेंटेन करना है, प्लस सारे फैक्टर, सारे नॉर्म्स को भी देखना है कि लाइट इन वेट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपको एक ही मटेरियल में लेकर के आना है तो उसे हम कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। और कंपोजिट मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर कि वो ऑप्टिमाइज करा जा सकता है और डिपेंड करता है डिजायरनेस के अकॉर्डिंग आप उसमें कंपोजिशन मिला करके उसको आप चेंज कर सकते हो। एज ए इंजीनियर जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये है, ये आपका कंपोजिट का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है आपका कंपोजिट और फर्दर क्लासिफिकेशन। अब कंपोजिट जो होते हैं वो 3 पार्ट में क्लासीफाई करे गए। एक होता है लैमिनार, ये इनके फ्लो के अकॉर्डिंग होता है। कंपोजिट मटेरियल्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको कैरेक्टराइज करा जाता है। और उसके बाद होता है पार्टिकल रीइंफोर्समेंट और फाइबर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब अटैच करके किसी भी चीज़ों को बनाना। अब अटैचिंग की जो प्रोसेस होता है उन्हें आप पार्टिकल, अगर फाइन पार्टिकल या ग्रेन पार्टिकल्स को मिला करके बनाते हैं कंपोजिट। कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स को लिया और उसको मिला करके उसमें आपने इपॉक्सी और रेजिन का यूज करके उसको बाइंड अप कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना दिया, तो वो क्या हो गया आपका पार्टिकल रीइंफोर्समेंट। अब अगर फाइबर्स की बात करें, फाइबर्स अगर आप आज की डेट में आप देखो नेचुरल फाइबर्स पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। नेचुरल फाइबर्स पे भी आज की डेट में पूरा रिसर्च वर्क हो रहा है। नेचुरल फाइबर्स क्या चीज़ें होती हैं या फाइबर्स क्या होते हैं कि रेसे होते हैं। रेसे मतलब जैसे आपने मान लीजिए बनाना का फाइबर लिया और आपने एक और कोकोनट फाइबर्स लिए। कोकोनट फाइबर्स में जो उसके ऊपर के फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग अलग निकाला जाता है और उसके बाद लेयर बनाई जाती है। लेयर बनाने के बाद उसके ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरा फाइबर्स ऐड करते हैं डिजाइनर्स के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसको यूज करना होता है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर एक और इपॉक्सी की लेयर लगाते हैं। इपॉक्सी आपको बताया कि इपॉक्सी क्या होता है, ये आपका इंसुलेटेड मटेरियल होता है और आपका इसमें जो है इपॉक्सी आपका इंसुलेटेड मटेरियल होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, थर्मोसेटिंग का काम करता है। ये थर्मोसेटिंग का एग्जांपल होता है। तभी आप क्या करते हैं, इपॉक्सी लगाते हैं। मतलब फर्स्ट लेयर आपने मान लीजिए बनाना लेयर की लगाई और उसके बाद फिर उसमें इपॉक्सी लगाया और उसके बाद तुरंत उसमें आपने सेकंड लेयर आपने कोकोनट की लगा दी। तो उस समय क्या हुआ, आपके देखो ये फाइन पार्टिकल हैं, हल्के हैं, और उसके बाद ये रेजिन या इपॉक्सी ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर दी आपस के बीच में। और उसके बाद फिर तीसरी लेयर लगाई, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, फिर चौथी लेयर लगाई। तो इस तरह बॉन्डिंग कर करके आपने एक मटेरियल जनरेट करा, एक फाइबर जनरेट करा। उस फाइबर को बोला गया फाइबर रीइंफोर्समेंट। कई फाइबर्स को मिला करके बनाया गया। अब इसका यूज कहाँ पे है, जैसे आपने देखा होगा 4 व्हीलर है आपका, तो उसका आगे का बम्पर होता है, जो बोनट होता है, उसके आगे का जो नीचे का पार्ट होता है वो आप देखो फाइबर्स का होता है। क्यों? क्योंकि लाइट इन वेट होता है। पुरानी गाड़ियाँ जितनी चलती थी जैसे मारुति आरुति, तो उसमें आपका आयरन का या उसका देते थे, मेटल्स का देते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, या आप आज की डेट में बाइक्स देख लो या स्कूटी देख लो, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो फाइबर्स आप यूज कर रहे हैं। या आप बिल्डिंग्स मटेरियल में आप देखो कई जगह कंपोजिट फाइबर्स का यूज करते हैं। तो वो फाइबर आप अगर कभी भी इसको देखना है तो कहीं पर भी आप देखना, अगर कोई भी पार्ट कटा हुआ होगा फाइबर्स का तो उसमें लेयर मिलेगी आपको। अब आपका और भी और एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉल सीलिंग है, आप देखो उसमें भी क्या होता है, आपको लगेगा वुड के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो वो क्या है, लेयर बाय लेयर उसमें फाइबर्स ऐड करा गया और रेजिन और इपॉक्सी का लेयर लगाई गई और उसके बाद उसको एक मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल बनाया गया। तो वो कंपोजिट मटेरियल जो बनेगा वो हार्ड होगा, लाइट इन वेट होगा, इकोनॉमिक होगा, चीप होगा, सस्ता पड़ेगा आपको, और मैन और मशीनरी कम लगेगी। नो डाउट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रीइंफोर्समेंट या फाइबर रीइंफोर्समेंट करते हैं तो उसमें टेस्टिंग मटेरियल्स या टेस्टिंग किट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितने लोड के बाद ये फाइबर फेल होगा, कितने लोड के बाद कितना लोड बियर कर सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं, अगर कंपोजिट मटेरियल में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है आपका टेस्टिंग। तो वो टेस्टिंग में आपका पैसा ज़्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू अदर वन। ठीक है, तो ये होते हैं कंपोजिट जो 3 पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं। फिर आते हैं सिरेमिक्स में। सिरेमिक्स क्या चीज़ होता है? सिरेमिक्स इज डिफाइंड एज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन कंटेंट कम से कम हो। जितना कार्बन कंटेंट कम होगा
वो उसे सिरेमिक्स मटेरियल बोला जाएगा। अब सिरेमिक्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक मेटल ऑक्साइड, एक होता है नाइट्राइट्स और एक कार्बाइड्स। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती हैं वो डिपेंड करता है जहाँ पर डिजायरनेस होती है, जिस मटेरियल की जितनी हार्डनेस की ज़रूरत होती है। अभी जैसे सिरेमिक्स का आप अगर और अच्छा एग्जांपल आप लो तो टाइल्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। आज की डेट में जितनी भी टाइल्स हैं सब सिरेमिक्स होती हैं। अब हार्ड या हैवी ड्यूटी टाइल्स आपको चाहिए तो उसमें और कंपोजिट मटेरियल आपने मिलाया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया, बढ़ाया और उसकी विड्थ बढ़ाई। तो जब आप टाइल्स का कंपोजिट एरिया नया कंपोजिशन मिला करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो वो हैवी ड्यूटी टाइल्स में आ जाता है। तो ये भी आपका एक अच्छा एग्जांपल है सिरेमिक्स का। बाकी आप यूटेंसिल्स भी कई सिरेमिक्स के यूज करते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड की अगर बात करें तो मेटल ऑक्साइड में जो सिरेमिक्स है आपका जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है एल्यूमिना, बेरिलिया, जिरकोनिया, ग्लास एंड ग्लास सिरेमिक्स। तो ये बेसिक आपके 5 पार्ट्स होते हैं मेटल ऑक्साइड के जो कि यूज होते हैं। अब जैसे एल्यूमिना है तो एल्यूमिना में क्या हुआ, एल्युमिनियम का पार्ट्स में कुछ कंपोजिट मटेरियल मिला करके आपका एक सिरेमिक्स बनाएगा जो कि एल्युमिनियम की क्वालिटी आप अपने अंदर लिए हुए होगा। बेरिलियम में भी यही चीज़ करा गया, जिरकोनियम में जिंक लिया गया और ग्लास में ग्लास कंटेंट लिए गए। नाइट्राइट्स उससे और अच्छा सिरेमिक्स होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, हार्डनेस उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कार्बाइड्स के केस में देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्डनेस होती है और लाइट इन वेट होता है। इसलिए सिरेमिक्स मटेरियल वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर वेट इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर आप सिरेमिक्स मटेरियल्स आप यूज करते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल है आपको, ये देखिए सिरेमिक्स का बना हुआ है आपका, ये आपका जो बना हुआ है सिरेमिक्स मटेरियल का बना हुआ है। तो ये इस तरह के पार्टिकल, मतलब अगर कोई भी पार्टिकल जिसमें आपका स्ट्रक्चर बहुत ही लाइट इन वेट चाहिए आपको, जैसे कोई भी शो पीस चाहिए या इस तरह का चाहिए, पॉट चाहिए इस तरह का, तो ये आपके सिरेमिक्स मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। अब बात आती है एमॉर्फस मटेरियल। एक्चुअली ये जो मटेरियल हैं या इनके जो नाम हैं वो जो भी रखे जाते हैं वो डिपेंड करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर या मॉलिकुलर बॉन्डिंग के ऊपर। अब जैसे एमॉर्फस का मतलब ये होता है कि अरेंज पैटर्न में ना हो, कोई भी चीज़ अगर अरेंज पैटर्न में नहीं होते है तो उसे एमॉर्फस मटेरियल कहते हैं। अरेंज पैटर्न मीन्स कि प्रॉपर अरेंजमेंट या पर्टिकुलर जो भी उसका पैटर्न्स है वो अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो नॉन अरेंजमेंट कहलाता है या इर्रेगुलर शेप कहलाता है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी एटम्स इर्रेगुलर शेप में होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट प्रोसेस में नहीं होंगे, पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एमॉर्फस मटेरियल। तो द मटेरियल हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी मटेरियल के अपने मॉलिक्यूल्स के रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो उन्हें एमॉर्फस मटेरियल कहा जाता है। मटेरियल लाइक ग्लास हो गया, आपका पैराफिन्स हो गया, आर द एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस मटेरियल। जैसे ग्लास है, अगर आप इसको सॉफ्टवेयर पे जूम करके देखोगे तो इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट पैटर्न पे नहीं है, रेगुलर पैटर्न पे नहीं है, तो इसे एमॉर्फस मटेरियल बोला गया। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। द मटेरियल हैव अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अगर कहीं पर भी सॉलिड या हार्ड मटेरियल यूज करना है और लाइट इन वेट यूज करना है तो आप एमॉर्फस भी आप यूज कर सकते हैं। दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, उनका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक वॉल्यूम सेम रहेगा उसके बाद उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एमॉर्फस मटेरियल अगर इरेगुलर शेप में ज़रूर है लेकिन उसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम होगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि डिफ्यूज़न प्रोसेस जो होता है इसमें काफ़ी स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़न होता है। अगर मान लो आप इसमें हीट दे रहे हैं या टेम्परेचर आप इसमें दे रहे हैं तो जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। मॉलिकुलर बॉन्डिंग का जो भी डिटैचमेंट होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। तो डिफॉर्मेशन या डिफ्यूज़न जो होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है इस मटेरियल में। तो ये था आपका एमॉर्फस मटेरियल। ग्लास इसका बेस्ट एग्जांपल है और मटेरियल इसका सॉलिड होना चाहिए और डेफिनेट वॉल्यूम को अपीयर करता है ये। अब एमॉर्फस जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है क्रिस्टलाइन। अगर क्रिस्टलाइन की बात करें, आप फर्स्ट डायग्राम जो देख रहे हैं उसमें देखिए एक प्रॉपर वेल मैनर्ड वे में क्रिस्टल अपनी अपनी जगह पर प्लेस्ड हैं। और पॉलीक्रिस्टल, पॉली मीन्स बहुत सारे। अब पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर बहुत सारे क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो उसे पॉलीक्रिस्टल कहा जाता है। अब ये देखा जाए तो अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो बहुत सारे एटम मिल करके एक क्रिस्टल बनाया, अब बहुत सारे क्रिस्टल मिल करके पॉलीक्रिस्टल बना रहे हैं तो इसे पॉलीक्रिस्टल बोला गया।
ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फिर वही बात, ज़रूरत वहीं पड़ेगी जहाँ पर उसका डिजायरनेस होगा, अकॉर्डिंग टू द डिजायरनेस ऑफ मटेरियल आप इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड डायग्राम आपका दिखाया गया है वो है आपका एमॉर्फस का। एमॉर्फस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो भी एटम्स हैं वो प्रॉपर रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए बीच में गैप भी है, कुछ एक्स एक्सिस में ज़्यादा आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, कुछ वाई एक्सिस में आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल होता है एमॉर्फस का। और अगर बेस्ट वो देखना है तो ये जो नीचे वाला डायग्राम आप देख रहे हैं एमॉर्फस कार्बन का, तो आप देखिए ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इरेगुलरिटी कितनी ज़्यादा है इसमें। कोई भी एटम की जो भी बॉन्डिंग है वो एक रेगुलर या पैटर्न वे में फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये जो डायग्राम दिखाया गया इससे ये पता चल रहा है कि कार्बन जो होता है एमॉर्फस मटेरियल होता है। एमॉर्फस मतलब रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपको क्या तीन चीज़ें क्या पता चली? क्रिस्टलाइन वेल मैनर्ड में होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन कई क्रिस्टल मिल करके जब एक आपस में मिलते हैं तो उसे पॉलीक्रिस्टल कहा जाता है। और एमॉर्फस में क्या होता है? कई सारे आइटम का कम्बिनेशन होता है लेकिन वो वेल मैनर्ड फॉर्म में या रेगुलर पैटर्न पे नहीं होते हैं। वही एग्जांपल आपको कार्बन का समझाया गया। ठीक है, अब बात आती है क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर एक एग्जांपल आपको दें, जो भी लैटिस होता है, लैटिस किसको बोलते हैं? लैटिस आपका एक यूनिट सेल अगर है आपका एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, अगर एक यूनिट सेल है आपका, अगर यहाँ पे बात करें आपका ये आपका एक यूनिट सेल है, इसमें जो भी एटम हैं वो सारे कॉर्नर्स पे हैं। ठीक है, अब आप देखिए नंबर ऑफ एटम 8 हैं इसमें। अब एक यूनिट सेल अगर जब 8 एटम मिल करके एक यूनिट सेल बना, लेकिन अभी आगे आपको बताएंगे कि ये एक यूनिट सेल नहीं होता है, ये एक्चुअली 1/8 पार्ट होता है। कैसे? अगर ये जितने भी कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो 8 पार्ट, ये जो 1 पार्ट है ये 1/8 पार्ट होता है। तो 1/8 पार्ट मिल करके फिर 1/8 मिल करके अगर एक यूनिट सेल देखा जाए तो वो एक पार्ट होता है, एक एटम से मिल करके बना होता है। अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है लैटिस का, अगर एक यूनिट सेल के बजाय 2 या 3 या 4 या और भी ज़्यादा डायरेक्शन में खूब सारे, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन में एक और यूनिट सेल मिल गया आपको, एक्स डायरेक्शन में एक और यूनिट सेल मिल गया, इसी तरह वाई में मिल गया, इसी तरह जेड में मिल गया, तो ये जैसे जैसे यूनिट सेल बढ़ते चले जाएंगे तो कम्बिनेशन ऑफ अ यूनिट सेल इज नोन एज अ लैटिस। वही इसमें बताया गया कि इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ 3 डायमेंशनल एरे। 3 डायमेंशनल एरे में, एरे इन द सेंस बहुत सारे, और 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई और जेड। अगर कोई भी चीज़ एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में एक से ज़्यादा यूनिट सेल आपस में वेल मैनर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं तीनों डायरेक्शन में, तो उन्हें आप कहते हैं लैटिस। और यही आगे क्या है कि द लैटिस है अ रेगुलर रिपीटेटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ऑल डायरेक्शन। अब लैटिस जो होता है रेगुलर होती हैं, रिपीटेटिंग होती है। मतलब मान लीजिए एक यूनिट सेल मिला, फिर एक और मिला, फिर एक और मिला, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इस तरह मिलते गए, तो क्या हुआ? लैटिस फॉर्म हो गया। अब एक लैटिस और लैटिस से मिला, तो इस तरह ये रेगुलर ऑल डायरेक्शन में फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ें अगर आपको और अच्छे से समझना है तो किसी भी मेटल्स को जब आप रेगुलर फॉर्म में देखोगे, किसी भी मेटल्स को जब आप जूम करके देखोगे तो उसमें यही इसी तरह का आपका सेवरल टाइप्स के स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर के या कैसे कैसे क्रिस्टल के फॉर्मेशन होते हैं। तो ये बेसिकली पूरा क्रिस्टल मटेरियल्स के बारे में था। अभी अगर और आगे अब आपको बताएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल मटेरियल्स जो होते हैं वो आपके जैसे उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर उनकी बात करें तो उनमें जो है बेसिकली FCC आता है, SCC आता है, BCC आता है। BCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन बोला जाता है या सिंपल क्यूबिक सेल बोला जाता है, और FCC में फेस क्यूबिक सेल बोला जाता है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड बोला जाता है, और BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोला जाता है। तो ये जो एटम है, अब जैसे बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी मतलब बीच में एक एटम आएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे आपका कि उसमें आपके कितने एटम्स होते हैं, कितने सेल्स कवर अप होते हैं।
तो वो बॉडी सेंटर जो होता है उसमें आपका सेंटर पे एक होता है। अब जितने भी क्रिस्टल या जितने भी मटेरियल पूरे यूनिवर्स में हैं उनके अपने एक डेफिनेट क्रिस्टल होते हैं या डेफिनेट आपकी स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे मान लो जैसे आपका आयरन है, जब वो प्योर फॉर्म में मिलता है तो वो एफसीसी फॉर्म में होता है। अब जब आप जो भी आयरन आपको मिला है वो अगर इंडिया में निकालेंगे, ऑस्ट्रेलिया में निकालेंगे, कहीं पर भी आपको मिलेगा, किसी भी इन्वायरमेंट में मिलेगा, तो तब भी उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो एफसीसी ही होगा। लेकिन जब उसमें आप टेम्परेचर दोगे और कार्बन कंटेंट मिलाओगे तो कुछ टेम्परेचर देने के बाद, कार्बन कंटेंट मिलाने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फिर वो क्या हो जाता है, बीसीसी फॉर्म में आ जाता है, बॉडी क्यूब सेंटर। बीसीसी में क्या होता है, सेंटर पे क्यूब होता है। इसी तरह जब और आप आगे बढ़ते हैं और टेम्परेचर आप देते हैं और चीज़ें डिफॉर्मेशन होती हैं तो आपका एक HCC भी होता है, हेक्सागोनल चेंज आता है। तो उसमें हेक्सागोनल में 6 एजेस होती हैं, सब सारे एजेस में आपके क्या होते हैं, कार्बन कंटेंट होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है समझने वाला कि वो यही होता है कि एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर एटम होता है वो अकेला खुद का नहीं होता है, उसके एटम्स बगल वाले के एटम्स से वो शेयर करता है। तो इसमें 1/8 पार्ट आपको मिलता है। तो यही होता है आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। और अब इसमें जैसे आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जैसे डक्टिलिटी होती है, आपकी प्लास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, रेजिलेंस होता है, कीप होता है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और फिर इसमें टेस्टिंग भी करी जाती है, क्योंकि कोई भी मटेरियल जब आपका बनता है तो वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है उसकी टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो अब जैसे क्रीप होता है, फैटिग होता है। अब फैटिग क्या होता है, कोई भी मटेरियल को रख दिया जाता है एक कांस्टेंट लोड पे और लंबे समय तक के लिए, तो वो आपका वो आपका क्रीप कहलाता है। और फैटिग क्या होता है, साइक्लिक लोडिंग पे होता है। साइक्लिक लोडिंग में क्या होता है, रिपीटेटिव लोडिंग आती है। अब जैसे मान लो आपका ये लैटिस आपका बनके तैयार है, अब इस लैटिस की आपको स्ट्रेंथ देखनी है, तो अब इसमें आपको दोनों टेस्ट करने पड़ेंगे कि फैटिग अगर कर रहे हैं या क्रीप कर रहे हैं तो किसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, किसमें अच्छे से वर्क कर पा रहा है। अब कैसे देखते हैं, इसके लिए आपके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे हाइपरमैथ सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपका टेक्निक यूज होता है FEM टेक्निक, फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक बोलते हैं उसे। अब फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक में जितने भी आपको ये एटम्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनके नोड पे उसको अगर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में बोला जाता है तो नोडल पॉइंट बोला जाता है। सबके नोडल पॉइंट पे आपको एनालिसिस करना होता है कि किस नोड पे फेल्योर स्टार्ट होता है। क्योंकि कोई भी मटेरियल आपका बनाया आपने, अब मटेरियल आपने आज की डेट में कोई भी काम जैसे होता है या कोई भी मटेरियल जनरेट होता है मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले, सब कुछ आपका सॉफ्टवेयर बेस होता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर पे ही बनता है। आपने क्या करा, डिजाइनिंग करा, डिजाइनिंग करने के बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर यूज करा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैटिया हो गया या प्रोई हो गया। अब आपने उस सॉफ्टवेयर पे क्या करा, इसी मटेरियल को आपने बनाया। अब जब मटेरियल आप बनाते हो तो क्या करते हो, सेवरल पार्ट्स को जोड़ते हो और असेंबल करते हो। मान लो कोई भी मशीन आपको बनाना या ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाना है तो आप क्या करते हो, सेवरल पार्ट्स को बनाते हो, उसको असेंबल करते हो। आपने ये भी कर लिया, आपने सारे पार्ट्स, अलग अलग वर्कबेंच होती हैं सॉफ्टवेयर पे, जैसे पार्ट मॉडलिंग हो गया, स्केचर वर्कबेंच हो गई, असेंबली वर्कबेंच हो गई, सिमुलेशन वर्कबेंच हो गई। तो ये जितनी भी वर्कबेंच होती हैं, आपने सारे पार्ट्स पे इसको 1 बाय 1 बनाया, 1 बाय 1 आपने इसको डेवलप करा। अब जैसे ही जैसे डेवलप करा वैसे वैसे इसके ऊपर फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए क्या हुआ, आपका एक मटेरियल बनके तैयार हो गया, 3D में आपको वो दिखने लगा। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि ये मटेरियल कहाँ पे फेल होगा। हम सारा कुछ टर्म इसको कोरिलेट कर रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर से, जैसे आपको अच्छे से समझ में आज की डेट में कई सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें करी जाती हैं। अब बात आती है कि हमने मटेरियल बना लिया, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है एनालिसिस। अब एनालिसिस किस पे करोगे, उसके दो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, एनसिस और हाइपरमेश। अब हाइपरमेश और एनसिस ये दोनों अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर आपके फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक्स पे वर्क करते हैं। फाइनाइट एलिमेंट मेथड टेक्निक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जितने भी पार्ट्स बने हैं उनके जितने भी कॉर्नर हैं या जहाँ पर भी ज्वाइनिंग है, जैसे असेंबल करा आपने दो पार्ट्स को, फॉर एग्जांपल आपने क्रैंक शाफ्ट में कनेक्टिंग रॉड ऐड कर दिया। अब वो असेंबल करने के बाद जब वो लोड आ रहा है और वो गाड़ी चल रही है तो उसमें जहाँ पर भी डिफॉर्मेशन होगा वो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, सिमुलेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। इसी चीज़ को जो पार्ट आपने बनाया उसको सिमुलेशन टेक्निक से देखा और उसके बाद उसमें सेवरल लोड लगा करके देखा इन द सॉफ्टवेयर। अब जहाँ जहाँ लोड लगाएंगे वो
नोडल पे आपको शो करेगा, जहां पर फेल्योर के चांसेस होंगे रेड कलर से शो कर देगा। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा मटेरियल इस जगह पे फेल होगा। जैसे ही आपको पता चला इस जगह पे फेल होगा, तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है और उसमें आपको स्ट्रेंथ देनी है, उसकी क्वालिटीज़ और इम्प्रूव करना है। तो जहां पर जो नोडल पे आपको पता चला वहीं पर आपने मटेरियल और क्वालिटी और इम्प्रूव कर दी। इससे क्या हुआ, आपका सारा काम अभी सॉफ्टवेयर पे ही हुआ और कहीं पर भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जिसकी मदद से एक मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है आज की डेट में परफॉर्म करता है। तो ये था आज का लेक्चर आपका। यहाँ पर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के बारे में बताया, उसका यूज बताया, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कहाँ पर यूज करा जाता है, लैटिस क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सेवरल क्रिस्टल मिल करके लैटिस का फॉर्म होता है। तो ये सारा आपका इस लेक्चर में हमने कवर अप करा। बाकी का जो भी टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।